एक बार हो जाए जोर से, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोर से जरा जोड़ो जोड़ो। अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को कि आइए और अपना स्वागत भाषण रखें। वेलकम स्पीकर। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी। भारतीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के शुभ अवसर पर हम सबके नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के परम आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, देशवासियों की आवाज परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय पवन बंसल जी, कुमारी शैलजा जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर सिंह जी, स्टीयरिंग कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, सब समस्त पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी और देश के कोने कोने से आए हमारे एआईसीसी पीसीसी के डेलीगेट्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, छत्तीसगढ़ की पावन धरती में पहली बार राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। आज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में हो रहा है। कांग्रेस देश का अकेला राजनीतिक संगठन है जिसका गठन आजादी के पहले हुआ था और देश के आजादी की लड़ाई में का नेतृत्व किया था। साथियों, कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास, देश के नवनिर्माण, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की पावन धरती, शहीद वीर नारायण सिंह जी जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ा था, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3900 किलोमीटर पद यात्राएं की, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की भाईचारा के लिए याद की। इस मन से देश के नवनिर्माण, देश के विकास, देश के प्रगति में इस मील का पत्थर साबित होगा, कहीं ना कहीं देश में गेम चेंजर होगा। मैं आप सबको पुनः देश के सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को कि आएं और स्वागत प्रवचन रखें अपना। शहीद वीर नारायण सिंह नगर नवा रायपुर 85वां राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन और हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष बेहद ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, युवाओं के धड़कन हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय पवन बंसल जी, आदरणीय तारिक अनवर जी, आदरणीय शैलजा जी और तमाम हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय सुखविंदर सिंह जी, सभी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सभी हमारे सीएलपी लीडर, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अध्यक्षगण, एआईसीसी के सम्मानित सदस्यगण,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों और हमारे पत्रकार मित्रों, आदरणीय साथियों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने लिया है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल है और वहां इसका चयन किया गया है। ऐसे समय में जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, ऐसे समय में जब राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा करते हैं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं कि ये ऐसे समय में महाधिवेशन हो रहा है जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी के रास्ते से भटक गई है सरकार। उस समय में महाधिवेशन हो रहा है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये वीर नारायण सिंह जी की धरती, ये गुंडाधूर की धरती, ये माता कौशल्या और सबरी माता की धरती, और इसमें पूरे तमाम देश भर के अतिथियों का स्वागत करने का मुझे अवसर मिला है। पूरे प्रदेश के ओर से, प्रदेश के कांग्रेस जनों के ओर से सभी आए हुए अतिथियों का मैं बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, हमारा प्रदेश पिछले 4 साल से जो राहुल जी के विजन थे, जो सपने थे, जो रास्ता उन्होंने बताया था, उस रास्ते पे चल रहा है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबके हाथों में काम दिया गया है। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। और यह रास्ता किसी ने दिखलाया है, राहुल जी ने। जब मैं मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके पहले जब प्रदेशाध्यक्ष था, तब राहुल जी ने कहा था सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथ ही विधायक और हमारे पदाधिकारियों के मेहनत से ये कहने में हमें गर्व महसूस होता है कि हमने जो राहुल जी ने जो यहाँ के जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने में हम सफल हुए। और इसलिए मैं राहुल जी का बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमने उस रास्ते पर चल पड़े। मैं पुनः जितने भी हमारे डायस में बैठे अतिथिगण आए, सांसद गण आए, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही सामने मेरे बैठे सभी एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे बीच में से कांग्रेस परिवार के कई साथी हमें छोड़ के चल बसे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी आदरणीय मुकुल वासनिक जी को कि वो आए और हमारे उन साथियों का शोक प्रस्ताव इस सदन के सामने रखें। मुकुल वासनिक जी। शोक प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 85वां महाधिवेशन वो तमाम साथी जो जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2022 तक गुजर गए, हम उनकी याद करते हैं और आज के इस महाधिवेशन में उनके प्रति अपना ये शोक प्रस्ताव रखते हैं। मैं नाम पढ़ता हूं उन हमारे साथियों का। प्रदेश, एक एक प्रदेश के नाम मैं यहाँ पढ़ते जाऊँगा। आंध्र प्रदेश, श्री के रोशैया, वे मुख्यमंत्री रहे, लगातार 16 बार
उन्होंने प्रदेश में अर्थसंकल्प रखा। वे राज्यपाल की हैसियत से भी तमिलनाडु और कर्नाटक में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। श्री मारी नवीन बाबू एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, श्रीमती मज्जी शारदा पूर्व विधायक, श्री सब्बम हरि पूर्व सांसद, श्री वट्टी वसंत कुमार पूर्व मंत्री, श्री कमुला बालसुब्बा राव पूर्व सांसद, श्री कोलुसु पेड्डा रेड्डैया यादव पूर्व सांसद। अरुणाचल प्रदेश श्री ललित मांगकर, श्री नोक्सांग बोहम, श्री बोकेन एते, श्री ताखे रेबिया। असम श्री तरुण गोगोई, वे असम के लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अलग अलग समय वे लोकसभा में चुनाव असम से जीतकर पहुंचे और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। वे उम्र के 86 साल में हमसे बिछड़ गए। डॉक्टर भूमिधर बर्मन, उन्होंने भी असम में मुख्यमंत्री की हैसियत से 1996 में जिम्मेदारी संभाली थी और 7 बार विधायक करके चुनाव जीते थे। श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर, वे भी असम की मुख्यमंत्री रही और कांग्रेस कार्य समिति की भी वो सदस्य रही। बिहार श्री सदानंद सिंह कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। श्री रामदेव राय पूर्व सांसद, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद पूर्व राज्यपाल, श्रीमती शकुंतला देवी पूर्व सांसद, श्रीमती श्यामा सिंह पूर्व सांसद और श्री सुरेश कुमार मिश्रा पूर्व विधायक। छत्तीसगढ़ श्री मोतीलाल वोरा जी, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री, कोषाध्यक्ष के पदों पर अनेकों वर्षों तक के उन्होंने काम किया। वे मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। श्री राधेश्याम शर्मा पूर्व विधायक, श्रीमती शशिकांता राठौर, श्री भजन सिंह निरंकारी, श्री मनोज मंडावी, श्री गुलाब सिंह, श्रीमती करुणा शुक्ला, डॉक्टर सकरजीत नायक, श्री दीपक कर्मा, श्री रमेश वालियारनी, श्री डीपी धृतलहरे। दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित, वे भी लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही और भारत सरकार में राज्य मंत्री करके उन्होंने राजीव गांधी जी के समय जिम्मेदारी संभाली थी। श्रीमती ताजदार बाबर, वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। श्री विश्वबंधु गुप्ता, श्री अभिजीत सिंह गुलाटी, डॉक्टर AK वालिया। गोवा मिसेस इरीन बारोस, श्री शांताराम नायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष। गुजरात श्री माधव सिंह सोलंकी, वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अनेकों वर्षों तक के और भारत सरकार में वे विदेश मंत्री करके भी रहे। श्री अहमद पटेल, उन्होंने अलग अलग समय पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी करके उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। वे 25 नवंबर 2020 को उनका निधन हुआ। डॉक्टर अनिल जोशियारा पूर्व मंत्री, श्री बदरुद्दीन शेख, श्री अरविंद संघवी। हरियाणा चंद्रावती, श्रीमती चंद्रावती, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी, श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, जो 5 बार विधायक करके चुनाव जीते और राज्यसभा लोकसभा में भी वो सांसद करके काम उन्होंने किया। हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह, वे 6 बार वे मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने काम किया, भारत सरकार में भी वो मंत्री रहे। श्री दिलेराम
शाहबाब श्री सोंखिया राम कश्यप, जम्मू कश्मीर मदन लाल शर्मा, MS नियाज, प्रकाश शर्मा, झारखंड देवदत्त साहू, सिल्विया बागे, सुरेंद्र कुमार महतो और श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह। कर्नाटक श्री ऑस्कर फर्नांडिस, वे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अनेकों वर्षों तक वे महामंत्री करके उन्होंने काम संभाला। श्री सिद्धू बी न्यामेगौड़ा, श्री P रविंद्र, श्री CK जाफर शरीफ, जो भारत सरकार में रेल मंत्री करके काम कर चुके। केरला श्री A बलराम, श्री MM जेकब, श्री MI शाहनवाज, श्री कड़वूर शिवदासन, श्री VV प्रकाश, श्री शंकर नारायण पिल्ले, श्री PT थॉमस, श्री VJ थॉमस, श्री MV गोविंदन नायर। मध्य प्रदेश श्री श्रीनिवास तिवारी, श्रीमती उर्मिला सिंह, श्री बालकवि बैरागी, श्री महेश जोशी, श्री हजारीलाल रघुवंशी, श्री रामेश्वर पटेल। महाराष्ट्र श्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। श्री पतंगराव कदम, श्री माणिकराव गावित, श्री शिवाजीराव देशमुख, श्री राजीव सातव। मणिपुर श्री कुंज बिहारी सिंह, थंगखोलन हंग सिंह, L नंद कुमार सिंह। मेघालय क्लेमेंट मारक, आजाद जमान, डेविड नोंगरोम, रॉबर्ट गार्नेट। नागालैंड जोनाथन आओ खुतोवी सेमा। उड़ीसा हेमानंद बिस्वाल, पूर्व मुख्यमंत्री, नित्यानंद मिश्र, भवानी पटनायक, जयंती पटनायक, दोला गोविंदा प्रधान। पुडुचेरी के विनायगमूर्ति, A इलुमलाई, K सेगर रेड्डियार। पंजाब सतनाम सिंह कैंत, सरदूल सिंह बन्नाला, जुगराज सिंह गिल, श्री RL भाटिया, डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा, श्री संतोष सिंह चौधरी सांसद। राजस्थान सरदार बूटा सिंह, वे वहां से सांसद करके जीते थे, भारत सरकार में होम मिनिस्टर रहे। श्री रामकिशन वर्मा, रंजीत सिंह राठौड़, भूधर्मल वर्मा, भवर बलाई, जनार्दन कल्ला। सिक्किम श्री ग्युरमिक भुटिया। तमिलनाडु थिरुमाहन, श्री नंजिल E ईश्वरा प्रसाद, डॉक्टर MJ मोसेस। तेलंगाना श्री S जयपाल रेड्डी, श्री M मुकेश गौड़। त्रिपुरा श्री सचिन नाथ, श्री करनाल पुल, दिनेश बर्मन। उत्तर प्रदेश रामलाल राही, कैप्टन सतीश शर्मा, सईद सिप्तेराजी, सुरेंद्र प्रकाश गोयल, रत्नाकर पांडे, राम प्रकाश अग्रवाल, गोवर्धन लाल कनौजिया, राम न्योर राकेश, फजले मसूद। उत्तराखंड श्रीमती इंदिरा हृदयेश, श्री अमरीश कुमार, डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैखुरी। बंगाल श्री प्रणब मुखर्जी, वे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में उन्होंने अनेकों वर्षों तक के जिम्मेदारी संभाली और कांग्रेस कार्य समिति के अनेकों वर्षों तक सदस्य रहे। अंडमान निकोबार श्री स्वरूप लाल, श्री M A रहमान। चंडीगढ़ श्री BB बहल, श्री मुकेश बस्सी। लद्दाख श्री P नामगयाल। लक्षद्वीप श्री पट्टकल पुकोया हाजी, श्री B खालिद। मुंबई श्री गुरदास कामत, मोहम्मद जावेद खान, श्री एकनाथ गायकवाड़, श्रीमती एनी शेखर। अगर कुछ नाम मैं लेने से रह गया हूं तो कृपा करके आप हमारे पास नाम भेज दें, हम उसको इसमें जोड़ देंगे। मैं अब सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी जगह पर वे ये सभी हमारे साथी जो चल बसे उनके याद में सम्मान में खड़े रहे कुछ समय के लिए। आप भेज देना।
धन्यवाद। हमारे जिन नेताओं ने हमारे बीच में से विदा ली है उनके नाम हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आए हैं। हम लिस्ट इसको सर्कुलेट करेंगे। इसके बावजूद कोई नाम छूट गया है तो आप ज़रूर एआईसीसी को एक चीट लिख के यही मंच पे दे देंगे, वो नाम जोड़े जाएंगे। सारा लिस्ट है, सभी पीसीसी ने भेजा है। अगर कोई छूट गया है तो उसको जोड़ दिया जाए। इधर जो राइट साइड में जो भी साथी खड़े हैं, कृपा करके लेफ्ट साइड में थोड़ी कुर्सियां वहां एक्स्ट्रा लगवाई हैं, आप आ जाइए, वहां बैठिए। पूरे दिन सेशन चलना है, आप आराम से बैठ के सभी बातों को सुन सकते हैं। तो कृपया जो राइट साइड में है वो अपने अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन परम श्रद्धेय वेणुगोपाल जी को कि वो जनरल सेक्रेटरीज की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को पेश करें। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरीज। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासम्मेलन जो कि 1885 से लेके 2023 तक हुए हैं, इन सभी महासम्मेलनों के बारे में एक किताब तैयार की गई है प्रोफेसर शशि कुमार सिंह जी के जरिए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ट्रेजरर आदरणीय बंसल साहब को कि ये बुक हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारी प्रेरणा मूर्ति सोनिया जी, युवाओं के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को दें, जो किताब आपके बीच में जारी करेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस किताब को तैयार किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं। इस किताब को तैयार करने में स्वातंत्र सेनानी के बेटे राहुल गांधी जी, मेजबान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मकरम जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह विश्वास किया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया। ये कांग्रेस के लिए और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे पीसीसी डेलीगेट्स और हमारे वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद किया। तो इसीलिए ये आज मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से एआईसीसी अध्यक्ष बनने में मुझे एक मौका मिला। साथियों, मैं आज बेहद भावुक भी हूं। क्यों कि मैं और आप सब उस गौरवशाली विरासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, इंदिरा जी, कांग्रेस को भारत के किसान कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। बेलगाम में ही पहली बार कांग्रेस ने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को अपने एजेंडा में आधिकारिक रूप से शामिल किया। ये विचार आगे चलकर भी वंचित वर्गों के लिए समान अधिकारों के संवैधानिक गारंटी का आधार बना। इसीलिए मैं याद कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी का, क्योंकि और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान। सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है, क्योंकि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। और यही नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इस प्लेनरी सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने छापा मारा, रेड किया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। ऐसा हम लड़ने का भी सीखना चाहिए, मुकाबला करने का भी सीखना चाहिए। अगर रोते बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप लड़ते देश जोड़ने का आंदोलन चलाना है, यही कांग्रेस का कर्तव्य है। एक तरफ तोड़ने की संस्कृति, तो दूसरी तरफ आज की सरकार और उसके हुक्मरानों ने द्वारा बनाई जा रही अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई। ऐसा लगता है कि जैसे देश की सरकार की नजर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों व नौकर पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह इस बीजेपी सरकार में नहीं है। पहले तो नोटबंदी की
ऐतिहासिक बेखूबी ने छोटे और लघु उद्योग पर तालाबंदी कर डाली और 2 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार चला गया। गलत तरीके से बनाई और उससे भी गलत तरीके से लागू की जीएसटी ने छोटे मोटे उद्योगों को और व्यापारियों का कामकाज चौपट कर दिया। कोरोना के दौरान केवल 4 घंटे के नोटिस पर रात के 12 बजे की देशबंदी ने करोड़ों मजदूरों की दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। न दवा मिली, न डॉक्टर, न इंजेक्शन, न ऑक्सीजन, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। एक तरफ 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया तो दूसरी ओर 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिए गए। गंगा मैया हजारों लाशों से टूटी पड़ी थी और दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग अपनी पीठ थपा ले रहे थे कि वो उन्होंने कोविड में बहुत काम किया। आज हालत ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग की एड़ियां रगड़ रहा है। महंगाई ने बजट और घर दोनों तोड़ डाले हैं और मुट्ठी पर अमीर मित्रों की दौलत में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो दुनिया के दूसरे नंबर से बड़े अमीर बन बैठे। मैं पूछता हूँ कि हमारा देश किस दौर में आ खड़ा हुआ है जहाँ अन्नदाता किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए है और प्रधानमंत्री के एक दोस्त की आय 1000 करोड़ रुपए दिन में है। देश के 72% यानी 3/4 MSME को एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाए, पर प्रधानमंत्री के एक दोस्त की संपत्ति 13 गुना यानी 1300% बढ़ जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि रोज इश्तेहार में खुद को छपवाने वाले दिल्ली के प्रधान सेवक ये अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं। ऊपर से एक एक करके 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को अपने मित्रों को हवाले कर रहे हैं। ये तो रेल, भेल, सेल, तेल सब बेच रहे हैं। आकाश हो, धरती हो या पाताल हो, देश की सब चीजें बेची जा रही है। मेरे देश के करोड़ों लोगों को अब चिंता है कि अब हमारी LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बच पाएगा या नहीं, क्या इसको भी वो बेच लेंगे। ये आज हमको एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है और ये सरकार सब कुछ हमने जो बनाया था उसको एक एक करके बेच खा रही। आर्थिक खाई के बीच देश के सामाजिक भेदभाव की भयंकर खाई भी धकेल दिया है। गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों को सरेआम सत्ता के बुलडोजर से कुचला जा रहा है। देश के हालात कैसे हैं कि एक तरफ तो हर रोज 115 गरीब मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, तो दूसरी ओर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग मजदूरी के मनरेगा बजट 30,000 पे आया, जो बजट 90,000 था और 100 दिन काम देने का था, उस बजट को घटाकर आज 30,000 रुपए कर दिया। 60,000 रुपए उसका घाटा यानी अलॉटमेंट कम कर दिया। तो ये गरीबों के प्रति उनका काम है। इसीलिए इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहिए
एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि 100 दिन काम के लिए आज के मिनिमम वेजेस के तहत 1,75,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अपने बजट में रखा है। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथी आज आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। शायद इसीलिए बार बार हाथरस, उन्नाव, ऊना जैसी डरावनी घटनाएं हुक्मरानी की आत्मा को परेशान नहीं करती। साल 2015 में आज तक दलितों पर अत्याचार 13% बढ़े हैं, आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं। और ये सब आंकड़े बन कहीं किताबों में खो गए हैं। न कोई सोचता, न सुनता, न कार्रवाई करता। गरीबों को ताकत देने के भाषण तो बहुत देते हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सैकड़ों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो आप मित्रों को बेच रहे हैं, उसमें लाखों गरीबों के लिए रिजर्वेशन की नौकरी भी चली जा रही है, और दूसरे जो ओबीसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से उनके नौकरियां भी आज जा रही हैं। पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। क्या अब देश की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो गरीबों के बच्चों को क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कॉलरशिप दे सके? अगर गरीब के लिए कुछ बचा भी हो तो उस पर भी चुन चुन कर हमला बोला जाता है। शायद इसीलिए इस साल दिल्ली में बैठी सरकार ने फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपया काट दिया। जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने गरीब लोगों के लिए, उनके पेट भरने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया, उसमें इन्होंने आज 90,000 करोड़ का कटौती इन्होंने किया है। आप ही सोचिए किस तरह ये सरकार चल रही है, और इसको हमको लड़ना होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाजपा की ये सरकार कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लेंगे, और इनके धन्ना सेठ मित्रों के पेट भर जाएंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली की सरकार में बैठे लोगों का डीएनए ही गरीब विरोधी है, ऐसा मुझे महसूस होता। इनके डीएनए में गरीबों के खिलाफ काम करने का है। इसीलिए तो वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ देश की संस्थाओं, देश के लोगों देश के गरीबों पर हमला, तो दूसरी ओर भारत माँ की सरजमी पर हो रही चीनी द्वारा इलीगल ऑक्युपेशन है कि, और लोग बोल रहे हैं, उसी तरह फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोले, उनको क्या दुख है, दर्द है, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी निकाला
मैं ऐसा किया, मेरे को ऐसा करे, मेरे बाप को ऐसा करे,